हेलो डियर स्टूडेंट्स, रंजीत कुमार एकेडमी में आप सभी लोगों की स्वागत है। पर्ल एस बक जी के द्वारा रचित इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को मैंने आपके किताब के अकॉर्डिंग, क्लास 12 की किताब के अकॉर्डिंग मैंने लाइन बाय लाइन आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया है, जो कि आपको मुख्य रूप से 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या जानने वाले हैं? आप लोग रंजीत कुमार एकेडमी पर क्या जानने वाले हो? तो आप आज की क्लास में आप जानोगे, आंसर क्वेश्चन जानोगे, और थोड़ा सा मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखा है आप उस जानकारी को आप जानोगे। तो आइए बिन समय का विलंब किए, बिन समय को गवाए हुए हम लोग क्या करें, तो हम लोग चैप्टर को जानेंगे। रंजीत कुमार एकेडमी पर पर्ल एस बक जी के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो रंजीत कुमार एकेडमी आप लोगों के लिए लाया है पूरी तरीके का एक कंप्लीट कोर्स, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। आप देख रहे हो ये पर्ल एस बक जी का फोटो है। पर्ल एस बक जी का ये फोटो है, और इनके बारे में डियर स्टूडेंट्स जानकारी ये है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इनके ऑथर कौन है? तो इनके जो ऑथर हैं वो पर्ल एस बक हैं। और इनका यदि हम फुल नेम की बात करें तो इनका फुल नेम है, इनका पूरा नाम है पर्ल कंफर्ट सिंडेस्ट्रिकर। यदि कोई आपसे पूछ दे कि बतलाओ भाई पर्ल एस बक जी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को बोलना है कि पर्ल एस बक जी का पूरा नाम पर्ल कंफर्ट सिंडेस्ट्रिकर इनका पूरा नाम है। और यदि आप पर्ल एस बक जी का चाइनीज नाम पूछोगे तो इनका नाम है साई झेंझुम। ठीक है, पर्ल एस बक जी का चाइनीज नेम क्या है? तो इनका नाम है साई झेंझू। और ये अपने, चूंकि इनके पेरेंट्स क्या थे, मिशनरी थे। और आप सभी पढ़े हो कि इनका लालन पालन जो मतलब कि हुआ था वो चाइना में हुआ था। और लगभग ये अपने जीवन की लगभग 20 मतलब ये हाँ 40 साल की जो एज है वो आपको चाइना में क्या किए थे, व्यतीत करने का काम किए थे। इनका जो जन्म तिथि इनका जो है वो 26 जून 1892 में हुआ है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई पर्ल एस बक जी का या साई झेंझू का या पर्ल कंफर्ट डिस्ट्रिक्टर बक जी का मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको बोल देना है 26 जून 1892। और ये जन्म कहाँ लिए हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था डियर स्टूडेंट? तो इनका जो जन्म हुआ है हिल्सबोरो, ये कहाँ है? तो वेस्ट वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था? तो हिल्सबोरो, वेस्ट वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 6 मार्च 1973 में कब हुआ था स्टूडेंट? तो 6 मार्च 1973 में हुआ था। और 80 साल की एज में क्या हुआ था, पर्ल एस बक जी का साई झेंझू जी का मृत्यु हुआ था 80 साल की एज में। ठीक है, प्लेस ऑफ डेथ क्या है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो डेनबी बर्मोंट में। कहाँ हुआ था? तो डेनबी बर्मोंट में, यूनाइटेड स्टेट में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और जो कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है, यानी कि मृत्यु का मतलब जो कारण है, मृत्यु का जो रीजन है, किस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो लंग कैंसर के कारण। इनका फेफड़ा का कैंसर हो गया था, इनका फेफड़ा में कैंसर हो गया था, जिस वजह से मतलब ये साई झेंझू जी का यानी पर्ल एस बक जी का मृत्यु हुआ था। अब इनके बारे में एक और रोचक जानकारी ये है कि जो पर्ल एस बक है, इनका जो कब्र है, ठीक है,
तो उस कब्र पर क्या किया गया है, इनका इंग्लिश में नाम न लिख करके इनको चाइनीज में ही नाम लिखा हुआ में दिखने को मिलता है, और जिसमें इनका नाम है साई झेंझू। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है साई झेंझू। अब कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत सारे रचना को मतलब लिखने का काम किया था, ये बहुत सारी नोवेल को लिखने का काम की थी। तो उनमें इनका जो है एक है द गॉड्स यानी कि द गुड अर्थ, और ये इनका बहुत ही बेहतरीन टाइप का नोवेल है। जिसमें होता क्या है, तो एक गरीब मतलब चाइनीज पति पत्नी मतलब एक गरीब किसान की मतलब कहानी है, और ये बहुत मतलब स्ट्रगल करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसी की ये कहानी है मतलब द गुड अर्थ में, और यह है किया तो एक नोवेल है, ठीक है। इसी द गुड अर्थ के लिए इनको क्या किया गया था, तो इनको दिया गया था नोबेल प्राइज दिया गया। इनको क्या दिया गया था, तो इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। और साथ ही साथ ये कभी क्या रही हैं, तो पुलित्जर जो प्राइज है बाबू, ये उसकी भी क्या रही है, उसकी भी प्राप्तकर्ता रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम माई बिलव्ड, ये इनकी दो जो है प्रमुख रचना है, ठीक है। कौन कौन है, द गॉड यानी द गुडेस्ट, और दूसरा है कम माई बिलव्ड, ओके। कहा जा रहा है कि पर्ल्स बक वाज अ लीजेंडरी अमेरिकन ऑथर। जो पर्ल बॉक्स जो है ना, यह एक लीजेंडरी अमेरिकन और ऑथर है, यानी जानी मानी मतलब या बहुत शानदार भी बोल सकते हो आप। तो मतलब ये जानी मानी ये अमेरिकन मतलब लेखिका हैं, नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, एंड ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावाद हैं। बेस्ट नोन फॉर हर विविड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ चाइनीज पीजेंट लाइफ। और ये चाइनीज पीजेंट मतलब चाइनीज जो पीजेंट हैं, यानी कि चाइनीज किसानों की जो जीवन है, तो इसके ऊपर ये रचना करने के लिए क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा जो आपको है पर्ल इस वाक्य यानी साई झेंझू जी जो हैं वो फेमस हैं। शी वाज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन, कहा जा रही है कि प्रथम ये अमेरिकन महिला हैं, मतलब नोबेल प्राइज है ना। कहा जा रहा है कि शी वाज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीतने वाली ये सबसे प्रथम अमेरिकन महिला है। और इनको नोबेल प्राइज ये कब पाई हैं, तो ये 1938 में पाई हैं। तो ये कुछ रहा डिटेल पर्लेस बक जी के द्वारा, कि उनका पूरा नाम क्या है, तो साई झेंझू है। मतलब चाइनीज नेम क्या है, तो साई झेंझू है। पूरा नाम क्या है, तो पर्ल कंफर्ट सिडनेस्ट्रीकर है। ये चाइना में अपने लाइफ के कितना साल व्यतीत कर दिए, तो लगभग ये क्या कर दिए, 40 साल व्यतीत कर दिए हैं। कितने साल में इनकी मतलब मृत्यु हुई है, तो इनकी जो मृत्यु है वो 80 साल की एज में हुई है। और मृत्यु का वजह क्या रहा मुख्य रूप से, तो वो लंग्स कैंसर रहा है, ठीक है। ये सब जानकारियां कुछ है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग किताब का जो मतलब है आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखें। तो सबसे पहले कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हैव यू ईवर विजिट प्लेसेज आउटसाइड योर स्टेट। कहा जा रहा है कि क्या कभी आपने अपने स्टेट से कहीं और विजिट किया है, क्या आप अपने स्टेट से कभी दूसरे या कभी बाहर गए हो। तो मैंने अपना अनुभव पर लिखा है यस, जी हाँ, यस जी हाँ। आई विजिट प्लेसेज आउटसाइड माई स्टेट। हाँ जी हाँ, मैं अपने स्टेट से बाहर विजिट किया हूँ अर्थात बाहर गया हूँ। When I was 22 years old ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जब मैं 22 साल का था तो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, वित्तीय मतलब ये पैसा के तंगी के कारण मैं अपने स्टेट से मैं बाहर गया था, ठीक है। तो ये तो सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, हर किसी का जाने का वजह अलग अलग हो सकता है। कोई काम करने को लेकर के गए होंगे, तो कोई पढ़ने को लेकर के गए होंगे, तो कोई घूमने को लेकर के गए होंगे, तो सबका तो अलग अलग वजह हो सकता है। कहता है डिड यू नोटिस
एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल एंड सिविक सेंस। कहा जा रहा है कि जब आप बाहर गए हो, ठीक है, तो इन टर्म ऑफ लाइफ स्टाइल, मतलब जो लाइफ स्टाइल जो है और सिविक सेंस जो है, तो क्या इसके आधार पे आप कोई डिफरेंस नोटिस किए हो? क्या आप कोई अंतर नोटिस किए हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब सिविक सेंस के मामले में और लाइफ स्टाइल के मामले में अंतर तो हो ही सकता है। आप अपने जीवन को देख लो और अपने ही गांव के दूसरे लोगों के जीवन को देख लो। आप 2 से 3 गांव चले जाओ, आप एक जिले से दूसरे जिले में चले जाओ, आपको वहाँ का बोल चाल की जो शैली है, रहन सहन की जो शैली है, उसमें काफ़ी अंतर दिख जाएगा। दिखता है कि नहीं दिखता? तो वही मैंने लिखा है, यस, जी हाँ, आई नोटिस्ड अ डिफरेंस इन टर्म ऑफ लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के मामले में, जीवन शैली के मामले में मैंने एक क्या किया है, डिफरेंस नोटिस किया है, अंतर महसूस किया है। द पीपल वेर हाईली एजुकेटेड, कि मतलब जब मैं बाहर गया तो वहाँ के जो लोग थे हाईली एजुकेटेड थे, बहुत पढ़े लिखे थे, एंड पोजेड अ गुड सिविक सेंस, और उनके पास बहुत ही अच्छा सा क्या था, सिविक सेंस था, टुवर्ड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को लेकर के, चाहे चीज़ों को वो टैकल करना हो, समस्या को टैकल हो या करना हो, या किसी चीज़ को हैंडल करना हो, तो हर चीज़ के मामले में उनके पास बहुत ही अच्छा सा क्या था, सिविक सेंस था। उसके बाद बोला जा रहा है, डियर स्टूडेंट्स, विच एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ हैज इम्प्रेस्ड यू मोस्ट। यदि आप किसी दूसरे जगह पर गए हो तो उनके जीवन का कौन सा पहलू आपको सर्वाधिक इम्प्रेस्ड किया है, मतलब वो आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो भी व्यक्ति तो व्यक्ति, मतलब आदमी मतलब ये क्या, आदमी से के आधार पे अलग अलग हो सकता है ना। तो कहा जा रहा है कि द वे दे वेलकम एंड रिस्पेक्ट दियर गेस्ट, मतलब वो तरीका, जिस तरीके से वो वेलकम करते हैं और अपने मेहमान का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, इज वन ऑफ द एस्पेक्ट बीच इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट। तो यही जो उनके जीवन का जो पहलू है ना, ये मुझे क्या किया, सर्वाधिक प्रभावित किया। यानी कि उनका स्वागत करने का तरीका और जिस तरीके से वो अपने मेहमान का रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये जो पहलू है ना, मुझे क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। कब? जब मैं आउटसाइड गया था, अपने स्टेट से मैं बाहर गया था तब, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक में अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और शायद मैंने कुछ ऐसी जानकारियाँ कलेक्ट कर रखी थी जो शायद कभी पहले आपने सुना नहीं होगा। तो यदि आप लोगों को तनिक भी मतलब लगे कि ये ज़रूरी है या इससे आपका मतलब फ़ायदा हो सकता है, तो आप अपना कॉपी कलम लें और आप इन मेन पॉइंट को नोट करें। और थोड़ी सी मतलब आपसे एक विनती है कि आप रंजीत कुमार एकेडमी पर आए हैं या जिस भी थ्रू से आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन, और जो बेल का आइकन है उसे आप दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि इर्द गिर्द कोई बच्चे हैं पढ़ने वाले, आप चाहते हो कि आपको उनका भी भला हो जाए, उनको भी सही से मतलब जानकारी की प्राप्ति हो, तो आप उन्हें भी बोलें, मतलब सब्सक्राइब करने को लेकर के। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आपको आ गया आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। कहा जा रहा है कि संक्षेप में आप क्या करिए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, और फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब हो गया नीचे दिया गया, ठीक है। और ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ। व्हाट डज द वर्ड कलर, ये जो कलर शब्द है, राइटर को किस चीज का रिमाइंड कराता है, राइटर को किस चीज की याद दिलाता है, ऐसा आपका सवाल है, ठीक है। तो द वर्ड कलर
जो कलर शब्द है रिमाइंड्स द राइटर ऑफ द वैरायटी ऑफ ह्यू, मतलब रंगों की जो विविधता है। डेट कंप्राइज इंडियन लाइफ, जो इंडियन लाइफ में फैला हुआ है, इंडियन जीवन में फैला हुआ है, या इंडियन जीवन में आपको देखने को मिल जाता है। तो विच इज अ वेरिड एज अमेरिकन, है ना। तो कहीं ना कहीं यही जो सेम चीज है, तो वो ऑथर को क्या करता है, याद दिलाने का काम करता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल, यानी कि इंग्लिश रूल मतलब जो अंग्रेज लोग हम लोगों पर शासन किए, तो कहीं न कहीं उसका बेनिफिट क्या था। व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल, इंग्लिश रूल का, इंग्लिश शासन का, ब्रिटिश हुकूमत का क्या मतलब बेनिफिट, फायदा था। तो द बेनिफिट ऑफ इंग्लिश रूल पर, यानी इंग्लिश रूल का जो बेनिफिट थे, द इंडलेस फ्लो ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कभी खत्म ना होने वाला धारा प्रवाह इंग्लिश। जैसे आज तो आपके समय, आज तो आपको पता है, या जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये ग्लोबल लैंग्वेज है। यदि हम लोग अपने विचार का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो ये जो भाषा है अभी के समय में बहुत ही बेस्ट माना जाता है, बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अब अंग्रेजी शासन यहाँ पर हुआ तो वो कुछ ना कुछ वो लेकर आए, चाहे मत आए, लेकिन वो अपना कल्चर, अपना बोली बोलचाल लेकर के आए। और यही रीजन रहा है कि उनको देखा देखी हम लोग मतलब क्या कहें, धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीखे। सिर्फ बोलना ही नहीं सीखे, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखे ना, तो कहीं ना कहीं ये फायदा है कि नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल, इंग्लिश रूल का क्या बेनिफिट थे। तो द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल वर द इंडलेस फ्लो ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कभी खत्म ना होने वाले इंग्लिश की फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाह इंग्लिश। इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, इसके शुद्ध मतलब फॉर्म में बोला जाना, इन बीच इंडियन यूथ कुड पुर देयर लैंग्वेज फॉर देयर लैंग्वेज, जिसमें मतलब अंग्रेजी मतलब जो युवा हैं, अपने देश के जो युवा हैं, वो अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को ढाल सकते थे, मतलब बतलाने का वो काम कर सकते थे। तो ब्रिटिश हुकूमत का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये रहा है कि मतलब लोग क्या कर सकते, मतलब लोगों को मतलब क्या कर सकते हैं, तो लोग अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं और बोल बोल करके अपने इमोशन को मतलब वो बतला सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद है वाई वर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिटेड, यानी कि भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स, मतलब भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो शहर में रहने वाले युवा लोग हैं या गांव में रहने वाले किसान युवा लोग हैं, तो वो बेचैन और इम्बिटेड क्यों थे, वो परेशान और व्याकुल वो क्यों थे, है ना, वो दुखी क्यों थे। तो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया आर रेस्टलेस, यानी कि मतलब भारत में रहने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बेचैन थे और इम्बिटेड थे, क्योंकि दे फेल्ड दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ स्लेवरी अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर, ब्रिटिश शासन के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो स्लेवरी यानी कि गुलामी का जीवन जी रहे हैं, ऐसा उन लोगों को महसूस हो रहा था। विच हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू इट्स ओन पीपल, मतलब जिनका मतलब यानी अंग्रेज का, जिनका कोई भी पर्पस, मतलब जिनका कोई भी पर्पस था ही नहीं कि वो इंडिया को क्या करें, तो इंडियन लोगों को लौटा दें, जिनका कोई भी पर्पस नहीं था। तो वही कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच, मतलब कहा जा रहा है कि वाई वर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिटेड, मतलब ये बोला जा रहा है वाई वर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, मतलब भारत के जो मतलब बुद्धिजीवी जो लोग थे वो बेचैन और व्याकुल या परेशान या मतलब क्यों थे, तो वो इसीलिए थे
क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो ब्रिटिश रूल के अंदर वो क्या कर रहे हैं, तो वो स्लेवरी, वो गुलामी का जीवन जी रहे हैं, और वो अंग्रेज जिनका कभी पर्पस है ही नहीं कि वो भारत देश को, भारतीय लोगों को लौटा दे, इसलिए लोग क्या थे, परेशान थे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। व्हाट वाज द ग्रेट लेसन, मतलब वह कौन सा सबक था, वह कौन सा सीख था जिसने इंडिया, जिसे इंडिया ने पूरे वेस्टर्न कंट्री को मतलब क्या किया, बतलाने का काम किया, सिखाने का काम किया। तो द वार एंड किलिंग अचीव्ड नथिंग, यानी कि युद्ध और मार काट से अचीव कुछ नहीं होता है, प्राप्ति किसी चीज के नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। वाज द, यही जो चीज है, वाज द ग्रेट लेसन, यही सबसे बड़ा सबक था, डेट इंडिया हैड टू टीच द बेस्ट, जो इंडिया ने पश्चिमी देश को, लोगों को सिखाया। यदि आपसे कोई भी पूछ दे कि बताओ व्हाट वाज द ग्रेट लेसन डेट इंडिया हैड टू टीच द बेस्ट, मतलब वह कौन सा सबसे बड़ा सबक है, या वह कौन सा महान सीख है जो भारत ने लोगों को सिखाया, तो सबसे महान जो सीख, ये सबसे महान जो सबक जो है भारत ने लोगों को सिखाया, वो ये है कि लड़ाई झगड़ा युद्ध खून खराबा से कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। उसके आगे आइए, वाई वेयर वाज द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट द क्लोनाइजेशन टू बी फाउंड, यानी कि उपनिवेशीकरण जो है, तो उपनिवेशीकरण के खिलाफ जो सच्ची का मतलब जो इंडाइटमेंट है, जो सबसे बड़ा जो आरोप इस पर है, वो कहाँ पाया जाता है, तो द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट क्लोनाइजेशन, यानी कि उपनिवेशीकरण पर जो सबसे बड़ा जो रियल जो इंडाइटमेंट है, या उसके विरुद्ध जो सबसे बड़ा जो आरोप है, वाज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया, तो ये भारत के गांवों में मिल जाता था देखने को। यानी कि उपनिवेशवाद पर, उपनिवेशीकरण पे सबसे बड़ा जो इंडाइटमेंट था, सबसे बड़ा जो आरोप था, और ये देखने को जो मिल जाता था, वो ग्रामीण जीवन में देखने को मिल जाता था। ठीक है, कहाँ मिलता था, तो ग्रामीण जीवन में देखने को मिलता था। और वो ऐसा ये हुआ था ना कि मतलब ये अब अंग्रेज जो इस प्रकार से यहाँ पर शासन किए थे, इतना ज्यादा अत्याचार किए थे कि यहाँ के बच्चा जो है वो कुपोषित हो रखे थे, उनका शरीर पतला, हाथ पतला, और मतलब पेट क्या था, बड़ा सा निकला हुआ था, उनकी आंखें धसी धसी हुई थी, उसके नीचे मतलब काला सा धब्बा बन गया था। तो ये सभी जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो कहाँ देखने को मिल रही थी, गांव में देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद आइए, वाई वाज द राइटर मूव्ड एट द साइट ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज, मतलब जब राइटर इंडियन विलेज मतलब विजिट किए, जब इंडिया विलेज में वो आए, तो वो बच्चों की स्थिति को देख करके, या वहाँ का जो नज़ारा है, बच्चों की दृश्य को देख करके वो मूव्ड क्यों हो गए यानी कि उनका हृदय द्रवित क्यों हो गया, तो द राइटर वाज मूव्ड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि राइटर जो है बच्चों के दृश्य को देख करके मुग्ध हो गए, या उनका हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि बिकॉज दे वर मॉल न्यूट्रिनस, है ना, मतलब वो क्या थे, सॉरी मतलब वो क्या थे, मतलब वो कुपोषित हो रखे थे। ठीक है, बिग बेलिड बेड, उनका बड़ा सा पेट था, एंड हैज ह्यूज डार्क आईज, और उनके मतलब जो आँख, तो मतलब वो, और उनके आँख के नीचे क्या था, तो मतलब वो क्या बोलता ना, काला काला वो क्या हो गया था, धब्बा बन रखा था। थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में दिक्कत हो गया है तो इस कारण से मतलब वो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं ना कि बच्चा का मतलब हालात सही नहीं था, यहाँ का बच्चा का जो हालात था वो बद से बदतर हो रखा था, यहाँ के बच्चे क्या थे, कुपोषित हो गए थे। तो ये सभी को देख करके मतलब वो जो लेखिका जो हैं, परलेस बक जो हैं, सॉरी ऑथर जो मतलब हैं, तो उनका मतलब का ये हृदय क्या हो गया, द्रवित हो गया। ठीक है, उसके आगे चला जाए, अब है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ो, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ो, एंड राइट टी फॉर ट्रू
सही के लिए टी लिख दो और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए जो मतलब गलत तरीके से लिखा गया है या जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है कहानी के अनुसार, आप उसे क्या करो, एफ से इंडिकेट कर दो। ठीक है। तो कहता है कि द राइटर ब्लेम्स द इंग्लिश रूल फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जितनी भी बुराई है या इंडिया में जितने भी कमी दिखा, चाहे वो यहाँ के हेल्थ से लेकर के हो या यहाँ के लाइफ स्टाइल से लेकर के हो, तो ये सभी के लिए जो राइटर है वो इंग्लिश रूल को ब्लेम करते हैं। करते हैं क्या, हाँ या ना? यदि हाँ तो हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फॉल्स। हालांकि आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, आप इसको डिसाइड करिएगा। ठीक है। उसके बाद है क्लोनाइजेशन हैड मेड द इंडियंस इन इन्वर्टेड एंड एग्जॉस्टेड, यानी कि जो क्लोनाइजेशन जो उपनिवेशीकरण जो है इंडियन लोगों को मतलब क्या थका सा बना दिया था, कमज़ोर लाचार या दुर्बल बना दिया। तो बिल्कुल सही बात है, उसी का दिन है कि यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक मतलब क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, असहाय हो गए थे, दुर्बल हो गए, थके हारे से लगने लगे थे। तो ये बिल्कुल आपको ट्रू हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी का जो लंबा जो मतलब दास्ता है, जो लंबा जो समय है, मेड द पीपल क्वाइट डिपेंडेंट, मतलब ये लोगों को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, डिपेंडेंट बना दिया था। तो जहां तक हमारी समझ है बाबू यहाँ पे फॉल्स ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार जो सेल्फनेस जो है इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर, मतलब से मतलब ये अकॉर्डिंग टू राइटर, यानी कि राइटर के अनुसार भी और आप कहानी पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी, मतलब जो कि ट्रू लीडर का जो सही क्वालिटी है वो उसका है सेल्फनेस है, यानी कि निस्वार्थ भावना मतलब रख करके लोगों का सेवा करना है। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। कहता है कि वेरी फ्यू पीपल इन विलेज, मतलब गांव में बहुत ही थोड़े लोग, बहुत ही कम लोग, हैड रिस्पेक्ट फॉर एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब वो एज को मतलब क्या करते हैं, अनुभव को वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल से नहीं, गलत बात है। ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, सद्गुणी होते हैं, सभी होते हैं। ये अपने से बड़ों का, छोटे का, गलत का, भला का, बुरा का, सच्चाई का, झूठ का, ये हर चीज़ का बारीकी से क्या करते हैं, लिहाज करते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हो गया 5 का फॉल्स। ओके। 6 में है द राइटर डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ ईटिंग विद राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड से खाने का जो आइडिया है राइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो क्या ये लिखा हुआ सही है? नहीं, लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। राइटर का बोलना ये था कि इसके पहले तो मतलब मैं क्या करती थी, मतलब वो मैं हाथ से कभी नहीं खाना खाती थी, लेकिन जैसे मैं इंडिया में आई, अपना मेज़बान के यहाँ आई, मेज़बान मुझे इनवाइट किया उसके यहाँ आई, तो वहाँ पे खाना खाने से पहले क्या किया गया था, मतलब ये पित्तर का जो बर्तन उसमें पानी लाया गया था, उससे मेरा हाथ धुलवाया गया था, और उसके बाद क्या किया गया था, स्वच्छ तौलियों से कपड़ा मतलब मेरा हाथ को पोंछने के लिए दिया गया था। तो ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए इस आइडिया को हम लोग बोलेंगे फॉल्स। तो 6 का हो जाएगा डियर फॉल्स। 7 में आओ, इंडियंस आर बाय नेचर रिलीजियस, यानी कि इंडियंस जो होते हैं, भारतीय जो लोग होते हैं, बाय नेचर धार्मिक होते हैं। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको मतलब वो गांव गांव में धर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर है, तो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। द बुक कम माई बिलव्ड, ये जो बुक है कम माई बिलव्ड हैज एन इंडियन बैकग्राउंड, हाँ तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कम माई बिलव्ड में जो है इसके पृष्ठभूमि में जो रहा है इंडिया को बैकग्राउंड में रखा गया, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद है क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव्स, जो क्रिश्चियन जो मिशनरी होते हैं वो बिलीव्स करते हैं डेट गॉड इज द वन, ये बिल्कुल सही बात है। वो उनका मानना होता है कि भगवान क्या है, एक है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और यदि आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दें, मैं ज़रूर से ज़रूर मतलब मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है।